नमस्कार साथियों, मैं जीवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको पुनः अवगत करा दूँ कि 12th की एग्ज़ाम्स जो होगी वो जून माह में संभव होगी। यहाँ पर जो कहा भी गया है कि जून माह के यानी 1 महीने के लिए स्थगित कर दी गई है। तो अपने सभी स्टूडेंट्स अपनी तैयारी जो है उसको बरकरार रखें यानी कंटिन्यू रखें। यहाँ पर मैंने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पिछले वीडियो में यूनिट फर्स्ट और सेकंड यूनिट को अपलोड कर दिया है प्रश्न बैंक की। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर कंटिन्यू हम प्रत्येक दिन एक-एक यूनिट यानी प्रश्न बैंक की यहाँ पर अपलोड करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आप सभी भी अपनी तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू रखिए और यहाँ पर हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। यूनिट नंबर यानी अध्याय नंबर 5 और ये है हमारी सतह रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसमें पूरी प्रश्न बैंक को सॉल्व कराया जाएगा। तो चलिए इस आधार पर हम इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। ये जो यूनिट है 5 सरफेस केमिस्ट्री और इसमें से जो पूछे जाएंगे वो है हमारे अंक 4 क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने विमर्श फोल्डर पर अपलोड कर दी गई है। चाहे आप सभी वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो ब्लूप्रिंट है वो किस प्रकार से है। इसमें से जो 4 नंबर के हैं वो किस प्रकार से है कि इसमें 1 + 1 + 2 यानी इक्वल टू 4 है। यानी 1 नंबर का क्या है, इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा और 1 नंबर का हमसे रिक्त स्थान पूछा जाएगा और 1 नंबर का हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी टोटल हमसे पूछे जाएंगे इसमें 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पहले प्रश्न है हमारा यानी प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है और ये है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सही विकल्प का चयन कीजिएगा। पहला है अधिशोषण की क्षमता अधिशोषक और अधिशोषी की प्रकृति पर निर्भर करती है। भौतिक प्रकृति पर, रासायनिक प्रकृति पर या भौतिक और रासायनिक प्रकृति पर या दोनों पर नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा भौतिक और रासायनिक प्रकृति पर। यानी मैं बता दूं आपको कि अधिशोषण होता क्या है कि ये इस प्रकार से मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है और उसकी सतह पर छोटे कण आकर जो चिपक रहे हैं तो इन्हें कहा जाता है अधिशोष्य और जिसकी सतह पर आकर ये बैठ रहे हैं उसे कहा जाता है अधिशोषक। और जब ये आकर दुर्बल वंडरवाल से बंध के द्वारा अगर जुड़ जाते हैं तो उसे कहा जाता है भौतिक अधिशोषण। यदि ये कंटिन्यू इस पर आकर बैठ जाते हैं स्थायी रूप से तो वो होता है हमारा रासायनिक अधिशोषण। तो ये डिपेंड करता है कि अधिशोष्य और अधिशोषक इन दोनों की जो प्रकृति है उस पर डिपेंड करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सा वाला। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और उसमें दिया है उत्क्रमी अधिशोषण होता है भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण या दोनों नहीं। तो मैं पुनः बता दूं आपको कि यदि जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य कण दुर्बल वंडरवाल्स की बंध के द्वारा चिपक जाते हैं तो उसे कहा जाता है भौतिक अधिशोषण। तो इन्हें क्या करें, ये दुर्बल वंडरवाल से बंध के द्वारा चिपके होते हैं, इन्हें यहाँ से हटाया भी जा सकता है। तो ये होता है हमारा भौतिक अधिशोषण। यानी ये उत्क्रमी होता है, इन्हें इसे पुनः हटाया जा सकता है। लेकिन किंतु रासायनिक स्थायी होता है, उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये अनुत्क्रमी होता है लेकिन ये होता है हमारा उत्क्रमी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा भौतिक अधिशोषण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग द्रव स्नेही कोलाइडी बनाने में नहीं होता है। देखिए स्टार्च का भी होता है, गोंद का भी होता है, जिलेटिन का भी होता है, किंतु धातु सल्फाइड का नहीं होता है। जैसे जिंक सल्फाइड ये द्रव विरोधी कोलाइड का निर्माण करता है, यानी इसका द्रव स्नेही कोलाइडी नहीं बनता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है हमारा वो है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और इसके लिए भी प्रत्येक 1 अंक निर्धारित किया गया है। अवक्षेप का कोलाइडी विलयन में परिवर्तन कहलाता है। वो कहलाता है ना, अवक्षेप होता है उसका कोलाइडी विलयन में जो परिवर्तन होता है तो वो कहलाता है हमारा पेप्टीकरण। तो इसमें आएगा हमारा पेप्टीकरण। तो आप सभी भी लिख लीजिएगा पेप्टीकरण। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत अपघट्य लिखा है यहाँ पर लेकिन विद्युत अपघटन लिखा है, लेकिन यहाँ पर विद्युत अपघट्य आएगा। विद्युत अपघट्य द्वारा कोलाइड विलयन का उत्क्षेपण कहलाता है तो वो कहलाता है हमारा स्कंदन। यानी स्कंदन का मतलब होता है कि छोटे छोटे कण आकर उसकी पेंदी या पात्र में जाकर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं स्कंदन के कारण। इसके बाद में आता है हमारा थर्ड वाला है हमारा धुआं आवेशित कोलाइडी है। तो ये है हमारा धनात्मक कोलाइडी विलयन।
कोलाइड है, धुआं जो होता है वो हमारा होता है धनात्मक। इसके बाद में हमारा दिया है हार्ड-सुलज़ नियम संबंधित है, तो वो है हमारा स्कंदन से, यहाँ पर स्कंदन शक्ति से। तो इसमें जो आएगा हमारा वो आएगा हमारा स्कंदन शक्ति। तो ये था हमारे प्रश्न क्रमांक 1 और 2, जिनमें पहले में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और दूसरे में रिक्त स्थान थे। मैं पुनः बता दूं आपको कि इनके आधार भी आपको क्वेश्चन से बुक में से करना अनिवार्य, जो भी रहेंगे मैं आईएमपी और आपको कराऊंगा, क्योंकि इस बहुत कम दिए हैं इस प्रश्न बैंक में। इसके बाद में हमारा जो दिया है यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये 3 अंक, जो तीसरा है वो है, इसके जो अंक निर्धारित किए गए हैं वो 2 अंक के, यानी यहाँ पर तो दिया है कि 3 अंक, लेकिन ये जो है 4 अंक 2 अंक के हैं ये प्रश्न है। इसमें 3 अंक के प्रश्न दिए, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न की संख्या दी है वो 5 प्रश्न है। बहते हुए रक्त को रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इन प्रश्न को हम चलिए सॉल्व करते हैं, और आप भी इनको मेरे साथ ही या इस वीडियो के रोक कर इनको नोट कर लेंगे। चलिए यहाँ पर इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 3 अंक के जो प्रश्न हैं इसी के जो थ्योरी क्वेश्चंस थे मैंने इनको लिख दिए हैं। आप भी इनको वीडियो को रोक कर इसका स्क्रीनशॉट लेकर और सभी नोट करते जाइएगा। पहले प्रश्न है हमारा, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है क्यों? इन्हें जो ब्लड होता है, ये अगर हमारे हाथ पैर में घाव लग जाता है ना, जहाँ से रक्त निकलता है, तो उसके स्थान पर हम वहाँ पर फिटकरी लगाते हैं तो वहाँ से ब्लड निकलना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसका रीजन्स क्या है? यहाँ पर जो दिया है, रक्त एक क्या होता है? कोलाइडी विलयन होता है। रक्त क्या होता है हमारा? एक कोलाइडी विलयन होता है। हेमोग्लोबिन में ऋणात्मक आवेश होते हैं ना, हमारा जो हेमोग्लोबिन, ब्लड में जो हेमोग्लोबिन होता है उसमें ऋण आवेश होता है। अतः यहाँ देखा जाता है कि अल्प मात्रा में एफीसीएल या एलम, यानी फिटकरी को मिलाने पर घाव का जो रक्त का जो बहना है वो स्कंदन के कारण, यानी वहाँ पर क्या हो जाता है, इसका रक्त का थक्का जम जाता है, क्योंकि जो फिटकरी होते हैं उसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही आयन होते हैं, और हमारा जो ब्लड होता है उसमें ऋणात्मक होते हैं। यानी ये जब ऋण और माइनस होता है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? उदासीन, और इन्हें स्कंदन हो जाता है, इन्हें जम जाता है। तो वहाँ पर रक्त का क्या हो जाएगा? थक्का जम जाएगा। इसके कारण वहाँ से रक्त का निकलना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न था वो कंप्लीट होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न जो है हमारा वो है हमारा, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? तो देखिए, आकाश का जो रंग होता है वो नीला हमें क्यों दिखाई देता है? वायुमंडल में उपस्थित जो धूल के कण होते हैं एक कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। इन धूल के कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन होता है, इस जिसे कहा जाता है हम टिंडल प्रभाव के कारण आकाश का रंग क्या हो जाता है? हमें नीला दिखाई देता है। यानी प्रकाश में जो प्रकीर्णन होता है, टिंडल प्रभाव होता है, वो कण प्रतिदीप्तमान हो जाते हैं, चमकते हैं। इस कारण से हमें आकाश का रंग जो होता है वो नीला दिखाई देता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारा थर्ड प्रश्न है, यानी प्रश्न क्रमांक 3 है, उगता एवं डूबता हुआ सूरज लाल दिखाई देता है क्यों? तो मैं बता दूं आपको कि इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है रेड कलर का, वो होता है सबसे ज़्यादा। यानी इसका जो, अगर हम बेजानी हापी नाला देखें, 7 रंग में देखें, सूर्य का जो प्रकाश होता है, श्वेत जो प्रकाश होता है, 7 रंग से मिलकर बना होता है। इसमें जो लाल रंग होता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, यानी उसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इसमें बैंगनी का सबसे पहले हो जाएगा और लाल का सबसे बाद में होगा। तो इसमें यहाँ पर जो दिया है, सुबह और शाम सूरज को देखने पर उसका रंग लाल नज़र आता है, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने से उसका वायुमंडल में बिखराव, यानी फैलना, प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसलिए सूर्यदेव और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप इस प्रकार से नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। इन्हें मैं पुनः बता दूं आपको कि यहाँ पर जो लाल रंग होता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, इन्हें उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इस कारण से हमें जो सूरज जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। इसके बाद में आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक जो 4 है वो ये, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है? इन्हें भौतिक अधिशोषण की जो क्रिया होती है, इन्हें अधिशोषण 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और एक होता है रासायनिक। तो मैं पुनः बता दूं, अगर किसी ठोस, ये इस प्रकार से ठोस है तो ये अधिशोषक होता है, और इसकी सतह पर अधिशोष्य यानी छोटे छोटे कण आकर जो चिपक जाते हैं
इस प्रकार से इसकी सतह पर, तो इन्हें कहा जाता है अधिशोष्य, इन कणों को, और ये होता है अधिशोषक। तो ये अस्थायी रूप से अगर इसके ऊपर चिपके हैं, इन्हें पुनः अगर हटा दें तो यहाँ जो अधिशोषण होगा वो होगा हमारा भौतिक अधिशोषण। तो यहाँ पर जो होगा कि ताप बढ़ाने पर, तो अधिशोषण एक क्या होता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, यानी ये जब अधिशोषण होता है भौतिक तो इसमें से ऊष्मा निकलती है, यानी इसके अंदर ऊष्मा छिपी होती है। अतः ताप वृद्धि से अधिशोषण में कमी आती है। गैसों का ठोस पर अधिशोषण सामान्यतः उत्क्रमी होता है। उत्क्रमी का मतलब होता है कि उसे वहाँ से उसकी सतह से पुनः हटाया जा सकता है। भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण की दर ताप में वृद्धि से घटती है। रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषण की दर ताप में एक निर्धारित सीमा तक वृद्धि बढ़ती है, यानी रासायनिक अधिशोषण में ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की जो क्रिया होती है वो बढ़ जाती है, किंतु एक ताप तक ही बढ़ती है, लेकिन जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उसके बाद में वहाँ पर क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, और आप भी इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5, भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयनों के प्रकारों को लिखिए। तो यहाँ जो प्रकार होता है भौतिक भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयनों का जो प्रकार होता है वो होता है हमारा 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से 8 प्रकार के होते हैं, उनको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो दिया है वो दिया है परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। यहाँ आवश्यक नहीं है कि किसी कोलाइडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम सदैव कोई द्रव और परिक्षिप्त प्रवस्था हमेशा ठोस हो, यानी ये अवस्थाएं क्या होती है, एक बदल भी जा सकती है। ये प्रवस्था किसी भी भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस में हो सकती है। इस आधार पर कोलाइडी निकाय 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8, जो निम्नलिखित हैं, जो कि इसमें इस सारणी के आधार पर हम करेंगे। अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप से 9 प्रकार के होते हैं। क्योंकि मैं पुनः बता दूं आपको कि किस प्रकार से 9 प्रकार के होंगे, क्योंकि यहाँ पर गैस और यहाँ पर 2 ही गैस दी हुई है यानी विलायक के रूप में, जबकि द्रव 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 ये हो गए हमारे 3, और ठोस 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 3, और गैस के भी अगर हम यहाँ लिखें तो इसके भी अगर यहाँ पर और भी गैस लिख दें हम तो ये हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से 3 3 6 और यहाँ पर भी हो जाएगा, तो ये इस प्रकार से कितने प्रकार के हो जाते हैं? 9। लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 8 ही प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इसमें समझने वाली चीज़ यहाँ पर है कि परिक्षेपण माध्यम होता क्या है और परिक्षिप्त प्रवस्था होती क्या है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि परिक्षेपण माध्यम वहाँ होता है जिसमें विलय यानी परिक्षिप्त प्रवस्था आकर घुल जाती है। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो हमारा विलायक होता है, जिसकी मात्रा कम होती है वो हमारा विलय होता है। यानी परिक्षेपण माध्यम वहाँ है जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था आकर घुलती है। परिक्षिप्त प्रवस्था वहाँ है जिसको परिक्षेपण माध्यम में घोला जाता है, यानी विलय का काम करेगा और ये हमारा करेगा विलायक का काम करेगा, और ये हमारा विलय का काम करेगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमें इस सारणी को याद करना है। इस सारणी को याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम इस प्रकार से लिख लेंगे, 2 गैस लिख लेंगे, 3 द्रव लिख लेंगे और 3 ठोस लिख लेंगे। और यहाँ पर हम लिखेंगे द्रव मतलब लिक्विड, ठोस लिखेंगे, फिर ठोस द्रव गैस, फिर ठोस द्रव और गैस। इस प्रकार से हमें इसको याद कर लेंगे। और यहाँ पर हम जो लिख देंगे वो लिख देंगे हम यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम, और यहाँ पर लिखेंगे परिक्षिप्त प्रवस्था। चलिए यहाँ निकाय देखते हैं, और यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। चलिए इनको, और इसमें से भी ऑब्जेक्टिव बहुत पूछा जाता है। एक ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ पर से भी कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन में से। साथ में ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहा है और साथ में यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव 100% यहाँ पर हर बोर्ड एग्जाम से में पूछा गया है। सबसे पहले हम निकाय का नाम देखेंगे, द्रव एरोसॉल। तो इसका जो उदाहरण है वो है कोरा, यानी इसमें जो विलायक का काम करेगा वो रहेगा गैस, और गैस में क्या रहेंगे? द्रव, यानी द्रव के छोटे छोटे कण रहेंगे, तो वो होता है हमारा कोरा। इसको बोला जाता है द्रव एरोसॉल। सेकेंड है हमारा एरोसॉल। तो एरोसॉल का जो काम करेगा वो करेगा हमारा धुआं। तो ये होता है यानी विलायक का काम करेगा गैस, यानी गैस में कोष के कण रहेंगे, छोटे छोटे ठोस कण रहेंगे, धूल के कण ठोस रहेंगे। तो ये होगा हमारा एरोसॉल। इसके बाद में देखते हैं हम ओनली सॉल। ये सॉल क्या होता है? सॉल जो होता है गोल्ड और आर्सेनिक सल्फाइड का जल में विलयन। तो ये किस प्रकार से होगा? यहाँ पर जो दिया है, जो विलायक का काम करेगा वो करेगा द्रव, और जो उसमें विलय रहेंगे वो रहेंगे ठोस। मैं पुनः बता दूं कि गोल्ड यानी सोना
और आर्सेनिक सल्फाइड, इनको जल में किस प्रकार से घोला जाता है। इन्हें इस प्रकार से एक पात्र लेते हैं और उस पात्र में यहाँ पर इस जल को बहुत ही गर्म जिसमें जल भर देते हैं और एक गर्म धातु को यहाँ पर इसके अंदर डाल देते हैं। तो जैसे ही ये जो जल होता है, यहाँ ये धातु ठंडी होगी और इस जो जल है इसकी सतह पर इन्हें एक परत का निर्माण हो जाएगा और वो ही रहेगा हमारा द्रव में ठोस का सॉल। इसके बाद में हम देखते हैं वो है हमारा पायस। तो पायस को इस कोविड-19 के कारण हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो पायस है वो है दूध और यहाँ पर मक्खन भी आएगा और जल में तेल। तो इसमें जो देखेंगे कि विलायक का काम कौन करेगा, द्रव, यानी, और जो विलेय रहेगा वो भी रहेगा हमारा द्रव, यानी वसा रहेगी। तो द्रव का द्रव में क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा सॉल। चलिए अगला देखते हैं। ये हमारा झाग या फ्रॉम, ये है साबुन का झाग। तो ये होता है हमारा विलायक का जो काम करेगा वो करेगा द्रव, और द्रव में क्या हो जाती है मिक्स गैस। तो ये क्या रहेगा हमारा पायस। ये रहेगा हमारा झाग, यानी साबुन का झाग। फिर आता है ठोस सॉल। तो ये रंगीन कांच या रत्न जो होते हैं, विलायक का काम करेगा हमारा ठोस, यानी, और उसके अंदर क्या रहेगा ठोस, यानी ठोस का ठोस में क्या कहलाएगा हमारा ठोस सॉल। इसके बाद में आता है जेल। तो जो जेल होता है, जेम या जेली या पनीर, तो ये होता है कि ठोस में द्रव, यानी ठोस में कौन रहेगा हमारा द्रव रहेगा। इसके बाद में आता है ठोस फैन। ये होता है अधिशोषित गैसें, यानी एक ठोस की सतह होती है और उस पर क्या होकर आ जाते हैं छोटे छोटे, यानी जो आ जाते हैं गैस अधिशोषित हो जाती है। इसमें चारकोल, जंतु चारकोल भी होता है और ये भी क्या करते हैं गैसों को अधिशोषित कर लेते हैं, यानी उसकी सतह पर क्या होते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे प्लेटिनम जो धातु होती है, या प्लेटिनम जो धातु होती है वह हाइड्रोजन गैस का क्या कर लेती है, अधिशोषित कर लेती है। एक इस प्रकार से एक जो प्लेटिनम धातु पर यह हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है। और जंतु चारकोल, इन पर भी जहरीली गैसें क्या हो जाती है, अधिशोषित हो जाती हैं। तो वो उदाहरण में हम लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे यूनिट नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। इसकी जो प्रश्न बैंक थी उसको यहाँ पर हमने इस चैनल के माध्यम से आपको सॉल्व किया है, और 2 यूनिट को मैं फर्स्ट और सेकंड को इस यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ। और आपको पुनः बता दूँ, जो भी 12th क्लास और 10th क्लास की जो तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम से की, वो विद्यार्थी इस चैनल को बिल्कुल, और सभी स्टूडेंट्स 9th से लगाकर 12th तक के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हम जितने भी क्वेश्चन IMP रहेंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।